नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका श्रीधाम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा टॉपिक है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, लेसन 5th है हमारी टेक्स्ट बुक का। सबसे पहले बॉक्स में जो लिखा है हम वो पढ़ लेते हैं। हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल व्यक्ति कौन है, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, वो किस प्रकार का जीवन लीड करता है यानी जीता है। तो सबसे पहले चूँकि यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल लॉज की, प्राकृतिक नियम, तो सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। तो जनरली ये जो नियम हैं आपने देखा होगा, ऐसे वाले जो नियम होते हैं सफलता के नियम या फिर कुछ और, ये इंसान के द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक हमारे दावा कर रहे हैं कि ये नेचुरल लॉज हैं, प्राकृतिक नियम हैं, जो पहले से थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और जो सत्य हैं। जैसे प्राकृतिक नियम, इसमें पूरा एक्सप्लेन है, मुझे अलग से कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। ऑलरेडी ये पार्ट बहुत लंबा होता है, यदि क्लास में पढ़ें हम लोग तो इसको 4-5 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो 4-5 दिन का मैं एक ही दिन में आज पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, बट चलेगा, आप लोग आराम से देखते रहना टुकड़ों में। बट मुझे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी बड़ा वीडियो बनाने के बाद, प्रोसेस करने में, अपलोड करने में, तो वो बाद की समस्या है। अभी फ़िलहाल में इनको समझते हैं। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। प्राकृतिक नियम क्या हैं? ये उसका उत्तर है कि प्राकृतिक नियम नेचर के और लाइफ के फंडामेंटल पैटर्न्स हैं, आधारभूत प्रतिमान हैं। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर, वे चीज़ों को उस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वे वास्तव में हैं। एज अपोज्ड टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे वर, मतलब उसके ठीक विपरीत, जैसा कि हम सोचते हैं कि इनको ऐसा होना चाहिए या फिर ये ऐसी हैं, तो चीज़ों को वो वैसा नहीं बताते जैसा हम चाहते हैं, बल्कि प्राकृतिक नियम चीज़ों को वैसा बताते हैं जैसी कि वे रियली आर, वास्तव में हैं, ठीक है ना। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, हम इन नियमों से सहमत हों या ना हों, मतलब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भाई आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकोगे वो वापस पृथ्वी पे आके गिरेगी, ये नियम है, ग्रेविटी की थ्योरी है, और ये सत्य है। लेखक का कहना है कि आप मानो चाहे ना मानो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सही है, प्राकृतिक नियम इसी तरीके से काम करते हैं, वो आपकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करते कि आप मानोगे तो सही है, नहीं मानोगे तो गलत है, नहीं, वो तो जैसा है वैसा है, आप मानो चाहे ना मानो। तो वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, हम इनसे सहमत हैं हों या ना हों, दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइव्स, ये आखिरकार हमारे जीवन पे काम करते ही करते हैं। एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट, और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ऑफ आवर अवेयरनेस एंड विशेज। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, चेतना, और विशेज मतलब इच्छा, ठीक है। तो हमारी चेतना पे और इच्छाओं पे स्वतंत्र रूप से ये काम करते हैं। जैसे कि मान लो इंसान ने जब एरोप्लेन बनाया, तो आप ये बताओ, क्या एरोप्लेन बनाते टाइम उसने ग्रेविटी का ध्यान नहीं रखा होगा, गुरुत्वाकर्षण का ध्यान नहीं रखा होगा क्या? जब उसने एरोप्लेन बनाई थी, रखा होगा ना ध्यान उसने, कि भाई इसमें इतना ग्रेविटी के विपरीत इसको फोर्स देना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब ये जाएगी, फिर ये विंग्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो मतलब हम एरोप्लेन बनाते टाइम पे हमारी जो चेतना थी, उस चेतना पे काम कर रहा था कौन सा? ग्रेविटी का लॉ। मतलब अभी भी आप कुछ भी काम करोगे तो प्रकृति के नियमों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ बनाई, तो मान लो ऐसी चीज़ जो प्रकाश से संबंधित हो, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ दिन में काम करेगी, दिन में लाइट कहाँ रहता है, किस तरीके से, आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। सो इस तरीके से लेखक कहते हैं कि ये हमारी अवेयरनेस और विशेष पे ऑपरेट करते हैं, अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, और हमें फिर उन्हीं को ध्यान में रखना पड़ता है हर काम में। ओबेइंग दैम कैन हेल्प अस, इनको ओबे करना मतलब होता है पालन करना, इनका आज्ञा मानना उनकी, मतलब ये जो नियम कह रहा है वैसा हम करें। कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकते हैं। गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं हम। जो अनियंत्रित जीवन होता है ना, कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें ही पता नहीं है, तो हमारी ऐसी जो बिखरी हुई सी लाइफ है, उस लाइफ में हम कंट्रोल पा सकते हैं। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, हमारे संबंधों को ठीक कर सकते हैं। इंक्रीज़ पर्सनल प्रोडक्टिविटी,
पर्सनल प्रोडक्टिविटी, व्यक्तिगत उत्पादकता को इंक्रीज कर सकते हैं। व्यक्तिगत उत्पादकता क्या होती है? अच्छा, खाली उत्पादकता समझ लो, प्रोडक्टिविटी मतलब यदि एक मशीन है और 1 घंटे में वो 10 प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसकी 10 प्रोडक्ट प्रति घंटा उसकी उत्पादकता हुई। यदि आप 5 मिनट में 2 प्रश्न याद करते हो तो आपकी जो उत्पादकता हुई 2 प्रश्न प्रति 5 मिनट, ठीक है। हालांकि 5 मिनट में यूनिट होती नहीं है, पर मिनट के हिसाब से आप 50-50 उसको जैसा आपको करना है कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये 10 जो नियम हैं सफलता के, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और एक्सपीरियंस इनर पीस, आत्म शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। सो देखो, ये जो नियम हैं मैं डिटेल से पढ़ूंगा, एक एक को बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको नियम पूरे हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ से बताता जाऊंगा। आपको यहाँ पे पहली चीज़ ये समझना है कि ये जो पूरा यहाँ से लिखा है ना, लॉ फर्स्ट, ये नियम पूरा का पूरा नियम नहीं है, बल्कि इसमें कोई एक लाइन है जो नियम है। जैसे इसमें मैं आपको बता दूं तो नियम है, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इवेंट कंट्रोल। इतनी लाइन हमारी क्या है, ये नियम है। और बाकी का क्या है, फिर बाकी की चीज़ें लेखक हमें समझा के बता रहे हैं कि भाई मैंने ये जो नियम बनाया है, मैंने ये जो नियम आपको दिखाया है, बताया है, बनाया नहीं है लेखक ने, वो तो कह रहे कि प्राकृतिक नियम है, मैंने तो बस खोज के निकाला इसको। तो ये जो नियम है लेखक यहाँ इन सारी जो अगली लाइनें हैं इनमें सब में लेखक हमें समझाते हैं, ठीक है। सो ये जो पहला नियम है, पहला नियम कहता है कि भाई आप टाइम मैनेजमेंट में दिमाग लगाना बंद करो, बल्कि और इवेंट कंट्रोल पे फोकस करना स्टार्ट करो। तो पहला नियम है इवेंट कंट्रोल पे आधारित, इवेंट कंट्रोल, ठीक है। आप कहोगे ये क्या है इवेंट कंट्रोल? इवेंट माने घटना, कंट्रोल माने नियंत्रण, और टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम का प्रबंधन। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो क्या करते हो, आप टाइम टेबल बनाते हो कि भाई मैं इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये विषय पढ़ूंगा। विद्यालय भी जो लगता है तो टाइम के हिसाब से लगता है कि भाई 10:30 बजेंगे तो प्रार्थना की घंटी बजेगी, फिर इसके बाद 11 बजे से आपके कालांश शुरू होंगे, फिर इतने टाइम पे आपकी छुट्टी होगी। तो ये सब कुछ एक टाइम के हिसाब से होता है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इवेंट कंट्रोल क्या होता है? इवेंट कंट्रोल का मतलब है घटना को नियंत्रित करना। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल में आपने लिखा कि भाई मुझे शाम को 5 बजे अपनी साइकिल सुधरवानी है, साइकिल पंचर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें काम कर रही। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मतलब है आपका 5 बजे, और दूसरी बात इवेंट का कंट्रोल। तो इवेंट माने घटना, इवेंट हो गई आपकी पंचर सुधरवाना। अब 2 चीज़ें हैं, तो लेखक के कहने का मतलब है कि आप टाइम मैनेजमेंट में दिमाग मत लगाओ कि आपको साइकिल 5 बजे ही सुधरवानी है। अरे साइकिल सुधर जाए उसमें क्या है, 5 बजे सुधरती है, चाहे वो सुबह सुधर जाए, शाम को सुधर जाए, जब भी साइकिल सुधर जानी चाहिए टाइम पे। टाइम पे से मतलब जब हमें ज़रूरत है उसके पहले, ना कि 5 बजे। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये है हमारा पहला नियम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लेखक यहाँ पे एक और चीज़ मना करते हैं कि ऐसी इवेंट पे दिमाग नहीं लगाना जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इसमें लिखा है विच वी हैव नो कंट्रोल, जो सूर्य के उगने की घटना है, सूर्य उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये एक ऐसी घटना है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं इस पे दिमाग मत लगाओ, जिन घटनाओं को तुम कंट्रोल कर सकते हो उनको दिमाग लगाओ। मतलब कहने का आप ऐसा वाला टाइम टेबल मत बनाओ कि ये 5 बजे करेंगे, ये 10 बजे करेंगे, नहीं। आप सिर्फ एक लिस्ट बना लो कि हमें पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये काम करने हैं, और एक के बाद एक करना शुरू कर दो। अब कितने भी बजे हो, दिन भर में हो जाना चाहिए, तो आपको एक पीरियड में उसको ख़त्म करना है। ये पहला नियम समझ में आया। इसके बाद दूसरा नियम है गवर्निंग वैल्यूज़। याद कर लो इस शब्द को, गवर्निंग वैल्यूज़। योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। मुझे पता है इस लाइन का हिंदी में कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे जो प्रबंधन मूल्य हैं वो हमारी
पर्सनल सक्सेस और संतुष्टि का फाउंडेशन है, यानी आधार हैं। नहीं आया ना समझ में? अब मैं आपको समझाता हूँ। गवर्निंग वैल्यूज़ का मतलब होता है ऐसे हमारे कुछ सिद्धांत जिनको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। सपोज़ आपको कहा जाए कि भाई ये 10 ऑप्शन हैं, 10 चॉइस हैं, आपको दिए 10 काम करने, इन 10 में से कोई आपको 4 काम करने हैं तो चुन लो। आप जिनको चुनते हो वो आपकी समझ लो गवर्निंग वैल्यू। समझ में आया? जैसे कि आपको एक ही टाइम पे 4 लोग के कॉल आते हैं, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं है हालांकि, मतलब एक ही टाइम से मतलब है थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के अंतर से आपको 4 जगह से कॉल आते हैं। अब आपको टाइम एक ही दिया जाता है कि भाई इस टाइम पे शाम को आके मेरी मदद करो। एक कॉल आपकी फैमिली से है, एक कॉल आपके मित्र के यहाँ से है, एक कॉल आपके रिलेशनशिप में किसी का है, और एक कॉल ऐसा ही है मतलब रैंडम, ठीक है। तो इनमें से आप किसको चुनोगे? ऑब्वियसली आप लोग में से अधिकांश कहेंगे कि भाई फैमिली को चुनेंगे। या फिर एक तो ये हो गया कि आप कहोगे कि फैमिली के लिए जो काम है वो हम पहले करेंगे। बट इसका एक दूसरा आयाम हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम चारों में से पहले ये देखेंगे कि किसका काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों बातें, अब पता लगा फैमिली वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ही है। बट आपके मित्र का जो कॉल आया था, आपको पता है कि यदि इस टाइम पे उसकी मदद नहीं की गई तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिर आप घर पे बात करोगे कि मम्मी या पिताजी जो भी है, मैं अभी थोड़ी देर से आता हूँ, अपने मित्र का काम करना है मुझे, ऐसी ऐसी बात है। तो इस टाइम पे आपने किसको ज़्यादा वैल्यू दी? फ्रेंड को? नहीं, कायदे से आपने फ्रेंड को वैल्यू नहीं दी है, आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को वैल्यू दी है। वैल्यू देना मतलब महत्व देना, अहमियत देना। तो यहाँ पे समझ में आया आपको? जिन चीज़ों में से हम जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वही हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्निंग वैल्यू। अब होता क्या है, यहाँ पे लेखक कहते हैं देखो, इवन दो आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ मतलब होता है प्राथमिकताएं। हालांकि हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ हैं वही हमारी गवर्निंग वैल्यू हैं, तो वो मैं समझा चुका हूँ। तो होता क्या है, देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप, एक गैप रहता है बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज़। मतलब हम दिमाग में सोचते हैं वो हमारी गवर्निंग वैल्यू, और जो रियल लाइफ में हम करते हैं वो हमारी रियलिटीज़ हो गई। अब लेखक के कहने का मतलब है कि हम जो सोचते हैं और हम जो करते हैं उसके बीच में एक गैप होता है। सपोज़ अब आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपने सोचा कि मैं डेली सुबह 5 बजे सो के उठूँगा या उठूँगी, ये आपकी गवर्निंग वैल्यू है। आपने सोच लिया कि नहीं उठना है, कुछ भी हो जाए। बट जैसे ही आप उठते हैं या उठती हैं और घड़ी को देखती हैं, पता चला 5:30 बज गए। अब ये क्या हुआ, बीच में आधे घंटे का गैप है ना। तो दूसरा नियम यही कहता है कि हमें अपनी गवर्निंग वैल्यू और हमारी डेली एक्टिविटीज़ यानी कि हमारी रियलिटी के बीच में जो गैप है उस गैप को हमें दूर करना है, और ये धीरे धीरे हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है कि जब आपकी डेली एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज़, डेली एक्टिविटी जब आपकी गवर्निंग वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने लगती हैं यानी दिखने लगती हैं, नहीं आ रहा समझ में? कहने का मतलब है कि आपकी जो गवर्निंग वैल्यू आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में लोगों को दिखने लगे। जैसे सबको पता है कि भाई आपने कोई टारगेट बनाया कि मुझे कोई एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करना है, तो ये आपकी गवर्निंग वैल्यू है। लेकिन आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार वालों को सबको दिखने लगे कि नहीं यार वो तो बहुत मेहनत कर रहा है इसके लिए, तो समझ लो आपकी जो गवर्निंग वैल्यू है वो आपकी रोज़ की दिनचर्या में दिख रही है लोगों को। तो जब ऐसा हो, आपको भी दिखती है, ऑब्वियसली दिखती है, आपको भी दिखेगी। तो जब ऐसा होता है तो लेखक कह रहे यू एक्सपीरियंस इनर पीस, आपको आत्म शांति का अनुभव होता है। एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आपको आत्म शांति का अनुभव कब होता है। तीसरा लॉ, उसका पहली लाइन आंसर है कि जब हमारी गवर्निंग वैल्यू हमारी डेली एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं तो हमें आत्म शांति का अनुभव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हमारी जो गवर्निंग वैल्यू है या हमारा जो टारगेट है
ये मान लो हमारा टारगेट है। तो इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ठीक है, फ्रैक्शंस कर लेना है इसके। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम बांटेंगे तब क्या होगा, वो चीज़ें हमारी मीजरेबल हो जाएंगी, यानी मापने योग्य, अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो आपने एकदम से सोच लिया कि आज मुझे पूरी फिजिक्स पढ़ के ख़त्म करनी है, पूरे अकाउंट को ख़त्म करना है पढ़ के, अकाउंटेंसी को, पॉसिबल नहीं है ना। लेखक कह रहे हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, मतलब यूनिट में बांट लो, फिर यूनिट को लेसन्स में, चैप्टर्स में बांट दो, फिर उसके हेडिंग्स में बांट दो, ऐसे करके उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो। इससे क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आप आगे के तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और एकदम से पूरा लेके बैठ जाओ आप दिन भर में तो कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, कुछ पढ़ाई भी नहीं होगी, आपका दिन भी खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो ये हो गया कि हमें अपने जो लक्ष्य हैं उनको इंटरमीडिएट गोल्स में बांटना है। इंटरमीडिएट यानी मध्यम स्तर के गोल्स यानी लक्ष्य, ठीक है, यही नियम है। इसके बाद क्या होगा, विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क, तभी वो डेली के टास्क में ट्रांसलेट हो सकते हैं, मतलब आप उनको कर सकते हो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे। इसके बाद चौथा नियम है, और ये तो आई थिंक सबके लिए ज़रूरी है, आप लोग को भी करना चाहिए। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी सिग्निफिकेंट गोल तक पहुंचने के लिए, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, गोल मतलब लक्ष्य, यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन जानते हो, आराम क्षेत्र, मतलब जैसे हमें बस बैठना अच्छा लगता है, कुछ लोग को वो मूवी देखना अच्छा लगता है, कुछ लोग को सोना अच्छा लगता है, देर तक सोते रहते हैं, कुछ लोग को कुछ स्पेशल चीज़ें खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग को उठना बैठना विशेष लोगों के साथ अच्छा लगता है। कंफर्ट जोन समझ रहे हैं ना। कुछ लोग वही सोशल मीडिया पे लगे रहते, वही उनका कंफर्ट जोन है, बाहर ही नहीं निकल पाते उससे। कुछ लोग पबजी में लगे रहते हैं, और पबजी से मतलब कोई भी ऑनलाइन जो गेम होते हैं उनमें लगे रहते हैं, और उनसे वो बाहर ही नहीं निकल पाते। टिकटॉक में भी यही दिक्कत हो रही थी, अभी आजकल वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, स्नैक वीडियो, और बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं। और मुझे पता है आप लोगों में से 80% से ज़्यादा लोग ये कंफर्ट जोन्स में रहते होंगे इन सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू। अच्छा, ईमानदारी से यदि आपके मोबाइल पर, आप भले ही अपने घर में किसी का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मम्मी का, पापा जी का, आप जिसका भी यूज़ कर रहे हो, भाई का, बहन का, आप उसमें देखना क्या कोई ऐसा ऐप है जो आपके किसी काम का नहीं है। आप कहोगे मनोरंजन के काम का, ये मनोरंजन फालतू की चीज़ें होती हैं। मनोरंजन आपको करना है तो शाम को बाकायदे घूमने के लिए निकलो, खुली हवा में कहीं पे, चाहे गार्डन में, पार्क में, कहीं पे, ऐसे में मनोरंजन होता है। लोगों से बातचीत करो, ऐसे में मनोरंजन होता है, वो फालतू कचरे में मनोरंजन नहीं होता। तो मुझे कोई ऐसा लेम सा एक्सक्यूज़ नहीं देना कि नहीं नहीं आचार्य जी या सर, उससे तो मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, मनोरंजन फालतू की चीज़ें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यदि आपके मोबाइल, जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, यदि उसमें वो है, तो यदि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आप उसको डिलीट करके देखो। आप साहस जुटा, पहले तो साहस नहीं जुटा पाएंगे। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग तो होते हैं वैसे, अभी उनको बोला कि इनको डिलीट करो तो फ़ौरन डिलीट कर देंगे, लेकिन कुछ लोग वो साहस नहीं जुटा पाते। उनको लगता है अरे यार कौन सा हम दिन भर देखते हैं, रहने दो ना, कौन सा दिक्कत है, मोबाइल में स्टोरेज तो बहुत खाली पड़ी है ना, पड़ा रहेगा, कौन सा हम ज़बरदस्ती उसको देखते हैं, हमारी थोड़ी ना आदत है। इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप उसको डिलीट कर सको। बट डिलीट किया जा सकता है उसको। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, लीविंग आवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड कमिटमेंट। एफर्ट माने प्रयास और कमिटमेंट माने वचनबद्धता, ठीक है। अब इसमें बीच का मैंने छोड़ दिया है, आप लोग कहोगे ये तो गलत बात है, इसको थोड़ा सा और समझाओ, तो मैं पढ़ देता हूँ। तो एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल यानी बाहरी, और फिजिकल मतलब शारीरिक कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए वो बहुत आसान है। जैसे कि कुर्सी पे बैठना और आराम से सोना, ये तो फिजिकल है, समझने में बिल्कुल अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है। लेकिन बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स। वे ही अकेले कंफर्ट जोन्स नहीं हैं जो कंफर्ट जोन्स के प्रकार हैं। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल
इमोशनल, सोशल और सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। कभी कभी हम मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्रों को भी विकसित कर लेते हैं, आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन, ठीक है। और दीज कैन बी मच मोर डिफ़िकल्ट टू लीव, और इनको छोड़ना कुछ ज़्यादा ही कठिन होता है देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन्स। हमारे फिजिकल कंफर्ट जोन्स जो हैं इनको छोड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है इन मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इमोशनल इत्यादि जो कंफर्ट जोन्स हैं इनको छोड़ना। समझ में आया? तो देखते हैं, ईमानदारी से मुझे मैसेज करके बताना कि आचार्य जी हमने डिलीट कर दिया। यदि किसी के में हो, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ना तो मैं फोर्स कर रहा हूँ, मेरा काम है पाठ पढ़ाना और एक गुरु होने के नाते आप लोग को सही राह दिखाना। इसके अलावा मैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो भाई, आप लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो अब 5वें नियम की ओर चलते हैं, डेली प्लानिंग। आप अंडरलाइन कर लो इस डेली प्लानिंग शब्द को, क्योंकि पूरा नियम इसी पे आधारित है। डेली प्लानिंग लीवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। लीवरेजेस मतलब होता है समय को प्रभावित करने की क्षमता रखना। आपको इतना लंबा अर्थ भाई इसका होता है, मैं क्या करूं। थ्रू इंक्रीज्ड फोकस, इंक्रीज्ड फोकस यानी बढ़े हुए फोकस के साथ, बढ़े हुए फोकस के द्वारा जो डेली प्लानिंग है वो समय को प्रभावित कर सकती है। कैसे? जैसे आपने क्या किया कि आज रात को आपने एक बढ़िया सी लिस्ट बनाई, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये हो गई आपकी डेली प्लानिंग। इस डेली प्लानिंग को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? लेखक कह रहे हैं द कॉस्ट इज स्मॉल, कीमत बहुत थोड़ी है, छोटी है, ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको दिन भर में। तो शाम को आपने ऐसी प्लानिंग करी। अब प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे ही आप सुबह उठते हो, क्या आपकी आँख खुलते ही क्या आपके दिमाग में आपके काम आते हैं क्या, कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है? हाँ, इक्का दुक्का आते होंगे, बट क्या पूरी की पूरी प्लानिंग आपके दिमाग में आती है कि आज मुझे ये करना है? नहीं आती। कुछ लोग को तो कुछ भी नहीं आता, दिमाग में एक भी काम नहीं आता। जब वो उठेंगे और फिर जब पुस्तक खोलेंगे तब उनको होश आएगा, अच्छा हाँ ये था, स्कूल में ये पढ़ाया था, तो आज मुझे ये करना है। तो वो धीरे 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 दिमाग में चीज़ें आती जाती हैं और हम करते जाते हैं, दिमाग में चीज़ें आती जाती हैं और हम करते जाते हैं, चीज़ें आती जाती हैं, हम करते जाते हैं। इससे क्या होता है? समय का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कैसे? सपोज़ जैसे आप बैठे हो कहीं पे, बढ़िया गप्पे लगी हैं, तो आपने गप्पों में मान लो 15-20 मिनट निकाल दिए, और उसी टाइम गप्पों के दौरान आपको याद आया, अरे मुझे तो पिसाई करा के लाना था, भूल गया मैं तो दिमाग से। अब हुआ क्या? वो जो आपके 10-15 मिनट है ना, वो किसी मतलब के नहीं निकले, और फिर आपके दिमाग में आया तो आप घर से निकले फिर पिसाई कराने के लिए, आटा मतलब गेहूँ पिसाने के लिए। समझ में आ रही ना बात? लेकिन यही चीज़ यदि आपकी लिस्ट में होती तो सोचो क्या होता। आपने रात को लिस्ट बनाई, लिस्ट को आप अपने मतलब सिरहाने रख के सो जाओ, सुबह जैसे ही आप उठते हो लिस्ट को देखो, और जैसे ही आप उठते हो लिस्ट को देखते हो और फ़ौरन शुरू हो जाओ एक के बाद एक। तो मेरे ख्याल से आप दिन भर में जितने काम करते थे वो आपके सारे काम मुश्किल से दोपहर तक समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना? इतना फ़र्क पड़ता है। और फिर शाम को आपको खाली समय है। लेखक कह रहे फिर तो इसमें लिखा है विद डेडलाइंस इन, एक मिनट रुको, यू विल एन्जॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। दिन भर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और डेडलाइन यानी जब समय समाप्त हो रहा हो तब आपको क्या करना है? डेडलाइन माने होता है समय की समाप्ति की सीमा रेखा। उस टाइम आपको मोर इम्पॉर्टेंट टास्क पे अपना फोकस बढ़ा देना है। जैसे मान लो आपने लिस्ट में इतने सारे काम लिख के रखे हैं जो दिन भर में ख़त्म नहीं हो रहे, तो वैसे तो हो जाएंगे क्योंकि आप अपनी क्षमता के अनुसार लिखोगे, बट मान लो नहीं हो रहा है, तो लेखक के कहने का मतलब है कि जैसे ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दो, दूसरे वाला कर लो। तो शाम तक आपको क्या करना है? जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। तो इससे भी सफलता की राह में आप समझ लो आगे बढ़ रहे हो। 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 स्वाभाविक नियम, तो इसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। समझ में आ गया होगा आई होप। 6वें नियम पे चलते हैं।
योर बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वाट यू ट्रूली बिलीव। ये नियम नहीं है, अभी तो लेखक सिर्फ समझा रहे कि आपका जो बिहेवियर है वो उस बात का रिफ्लेक्शन है जो आप वास्तव में बिलीव करते हो, विश्वास करते हो। जैसे कि आप मान लो भूतों से डरते हो, तो वो आपके व्यवहार में भी दिखेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे यहाँ आना गांव में और शनिदेव के मंदिर से यहाँ खीरापति की मड़िया तक आपको रात के 2 बजे, 1 से 2 बजे के बीच में या 2 से 3 बजे के बीच में आपको निकलना है। अमावस्या की रात रहे उस टाइम पे आपको निकलना है। आप कहोगे रहने दो आचार्य जी, आप तो पाठ पढ़ाओ, हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं जाना वहाँ पे, हम क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। ये उन लोगों पे लागू होती है ये बात जो भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते वो कहेंगे आचार्य जी 2-3 बजे क्या, आप जब बोलोगे तब चले जाएंगे, आप अमावस्या को कह रहे हैं, अब ग्रहण लगेगा जिस दिन भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये आपके अंदर जो विश्वास होता है ना वो आपके व्यवहार में झलकता है। इस लाइन का ये मतलब है। समझ में आ गया? मेरी फालतू की बातों पर गौर नहीं करना, आप नियम पे अडिग रहना, इससे भटकना नहीं नियम से। तो इसके बाद लेखक अभी नियम बताएंगे। नियम क्या बताएंगे? उनके कहने का है कि जैसे हम कोई चीज़ विश्वास कर रहे, यदि बाहर से, अभी देखना, अभी दोनों चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे मैं। एक होता है करेक्ट बिलीफ, यहाँ पे जो लिखा है, और एक होता है डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यानी गलत विश्वास। लेखक के कहने का मतलब है 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। अभी तो जैसे कुछ लोग कह देंगे हाँ हम नहीं डरते आचार्य जी, हम आएंगे, आप बताना, तो वो अभी कहेंगे कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, अमावस्या आने दो, हम पहुंच जाएंगे वहीं पे रात में, बिल्कुल जस्ट 2 से 3 बजे के बीच में। तो अभी जैसे आपने बोला और आप मानते भी नहीं हो, मान लो भूत प्रेत को कुछ नहीं मानते हो, अब अमावस्या का दिन आया, आपने वेट किया, रात को आप 12 बजे तक आ गए मेरे गांव। उसके बाद आप घड़ी देख रहे हो, टाइमर, आप बैठे हो शनिदेव के यहाँ, और वहाँ जैसे ही 2 बजते हैं आपने चलना स्टार्ट किया। अमावस्या की रात है तो चंद्रमा, कुछ चांदनी वांदनी है नहीं, बिल्कुल अंधेरा है एकदम, और आपको वहाँ समझ लो 200-250 मीटर की दूरी तय करके जाना है। तो आपने चलना शुरू किया, लेकिन आपके अंदर एक इनकरेक्ट बिलीफ कहेगा यार क्या शौक लग रहा तुझे वहाँ जाने का, क्यों फालतू मुसीबत मोल ले रहा है। वो अंदर से ऐसा बोलेगा। एक विश्वास कहेगा हाँ रे कुछ नहीं होता है। आप थोड़े ही से आगे जाते हो, बीच में एक नहर पड़ती है, वहाँ पानी कलकल की आवाज़ आ रही है, पता लगा वहाँ पे कुछ मेढक वेढक उछल कूद कर रहे हैं। आप कहोगे यार कुछ दिख नहीं रहा, कुछ है तो, और पता चला उत्ते में ही कुछ वहीं पे बहुत सारे खरखर की आवाज़ आ गई, मान लो कहीं झाड़ियों से, पत्तों से। आप कहोगे रहने दो, ख़त्म बात। तो आपसे मतलब कहने का, यहाँ समझ लो 100 लोगों ने ट्राई किया, तो 100 लोगों में से आई थिंक 99 लोग तो भाग जाएंगे यार। एक कोई ऐसा होगा जो वहाँ से जैसे भी करके पसीना छोड़ के और दौड़ के जैसे भी करके ले दे के पहुँच जाएगा उस तरफ, ठीक है। बट आप सोचो आपके अंदर यदि जरा सा भी डर आ रहा है, वो किस कारण से आया? इस इनकरेक्ट बिलीफ से, गलत विश्वास। आपको अच्छे से पता है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा था आपके दिमाग में कि आप ऐसा सोचो, तो दिमाग में बहुत कुछ होने लगता है। बाकी रियल में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग 24 घंटे वहाँ से इस तरफ उस तरफ होते रहते हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और होता भी नहीं है एक्चुअली। तो यदि आपका ये विश्वास दृढ़ है, पक्का है, करेक्ट बिलीफ है, तब तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको डर लगेगा ही नहीं। बट यदि जरा सा भी डर लगा, आपके रोंगटे खड़े हुए, तो मतलब आपके अंदर एक इनकरेक्ट बिलीफ काम कर रहा है। लेखक के कहने का मतलब है कि ये अब नियम पढ़ के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इफ़ वी रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम हमारे अंदर बैठे हुए इस इनकरेक्ट बिलीफ को निकाल के फेंक सकें, डीप सीटेड यानी गहराई में बैठे हुए, तब क्या होगा? हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है, विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ। फिर हमारा जो व्यवहार है करेक्ट बिलीफ के जैसे होने लगेगा। हमारा करेक्ट बिलीफ क्या है कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ठीक है, और इनकरेक्ट बिलीफ अंदर है नहीं, तो आप क्या करोगे? आराम से निकल जाओगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को थोड़ा बहुत डर लगाओ तो भाई क्षमा चाहता हूँ, बट समझाने का मेरे पास ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। हर साल समझाता हूँ मैं ऐसे ही करके, और अभी तक ऐसा कोई इशू बना नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं आई है, कुछ क्या कहना चाहिए, कोई भी मिसफॉर्च्यून अभी तक घटित हुआ नहीं है। ठीक है, तो छठवां नियम इस बात पे आधारित था कि हमें अपने अंदर का जो गलत विश्वास है उस गलत विश्वास को हटाना है। सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम कहता है, सातवां नियम हमें एक प्रकार से गाइडलाइन देता है। वो गाइडलाइन ये है कि हम कैसे माने कि हमारा जो अंदर का विश्वास है वो सही है कि गलत है। जैसे हम तो कह रहे कि भाई भूत प्रेत नहीं होते, बट हमारे अंदर जो गलत वाला विश्वास है वो एक कह रहे कि नहीं यार मत जाओ, फिर भी क्या करना है। अब दो चीज़ें चल रही दिमाग में, तो हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा विश्वास गलत है कौन सा सही है? तो इस नियम से हमें एक गाइडलाइन मिलती है। गाइडलाइन ये है कि यदि इसमें देखो, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीफ्स आर इन लाइन विथ रियलिटी, इसी को नियम मान लो आप। यू सेटिस्फाई नीड्स, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्हेन यू बिलीव व्हेन योर बिलीफ्स, जब आपके जो विश्वास हैं बिलीफ्स हैं, आर इन लाइन, उस लाइन में हो, किसके? विथ रियलिटी, रियलिटी की लाइन में जब आपके विश्वास होते हैं तब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यदि आपको रिजल्ट देखने को मिले, आपने कोई विश्वास किया, आपको रिजल्ट देखने को मिले, तो समझ लेना कि आपका विश्वास सही है। आप कहोगे उदाहरण से समझाएं, तो मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि आप मानते हो कि भाई आप 1 घंटे में 10 प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं, तो ये आपका एक विश्वास है। 1 घंटे में आप 10 प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं, ये आपका विश्वास है। अब विश्वास सही है कि गलत है, ये कैसे पता करें? तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, तो इसका मतलब है आधे घंटे में 5 क्वेश्चन याद कर लोगे। 15 मिनट में आप 3 या 2 प्रश्न याद कर लोगे। तो आपकी आवश्यकता है प्रश्नों के उत्तर याद करना, और यदि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर याद हो रहे हैं तो यू प्रॉबली हैव अ करेक्ट बिलीफ, तो शायद आपका जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो करेक्ट है। लेकिन कन्वर्सली, इसके ठीक विपरीत, इफ़ द रिजल्ट्स डू नॉट मीट योर नीड, यदि परिणाम आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं, तो यू कैन बैट, आप शर्त लगा के कह सकते हैं, द बिलीफ, की जो विश्वास है, इन क्वेश्चन, ऊपर जो क्वेश्चन किया था इस क्वेश्चन के आंसर में, कि जो बिलीफ है इज इनकरेक्ट, वो गलत है। मतलब आपने सोचा आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन याद कर सकते हैं और आधा घंटे में आपको 2 ही प्रश्न याद हुए, तो आपका विश्वास कैसा है? गलत है ना भाई। 10 कैसे याद होंगे? फिर आधा घंटे में 2 हुए तो 1 घंटे में 4 होंगे, 10 कैसे होंगे? तो आपका विश्वास गलत है। यदि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आप जो चाह रहे हो वैसा हो रहा है, तो समझ लो आपका जो विश्वास है वो एकदम सही है। और जब आपका विश्वास सही है, आपको पता चल गया, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, आपको कुछ और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, विश्वास को पहचानने लगे क्या सही है क्या गलत है। अब इसके बाद हमारे कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं। नेगेटिव बिहेवियर्स यानी नकारात्मक व्यवहार। आप ये बताओ हमारा व्यवहार क्या है? मतलब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, व्यवहार क्या होता है? छठवें नियम में हमने पढ़ा है कि हम जो विश्वास करते हैं वही तो हमारा व्यवहार है। मतलब कोई इंसान है, उसका कोई व्यवहार है लाइफ में, तो उसके अंदर कोई विश्वास है। अब वो जो विश्वास करता है वही उसके व्यवहार में दिख रहा है। तो इस व्यवहार को यदि बदलना हो तो इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? उसके विश्वास को बदलना पड़ेगा। तो मान लो आपका व्यवहार कैसा है? ये जो व्यवहार है आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है से मतलब गलत है। आप लोगों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसे कोई काम कर रहे हो जो बिना मतलब के हैं। नेगेटिव समझ रहे हो ना? नेगेटिव से मतलब यूजलेस। तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ काम कर रहा है। तो फिर छठवां नियम यहाँ पे लागू होता है। आपको अपने नेगेटिव बिहेवियर को यदि बदलना है, देखो सफल जो व्यक्ति होता है उसका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ 8वां नियम ये कह रहा है कि भाई यदि आपको अपने नेगेटिव बिहेवियर को बदलना है तो बिहेवियर में खराबी नहीं है, खराबी आपके विश्वास में है। आप अपने अंदर के विश्वास को बदलो, व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। समझ में आया? यही हमारा 8वां नियम है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंशन जोड़ा है लेखक ने इसी में, कि मान लो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नेगेटिव बिहेवियर के थ्रू कर रहे हैं, गलत तरीके अपना के कर रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, एज वी अप्लाई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। इनएप्रोप्रिएट मतलब होता है अनुचित। जैसे ही हम अनुचित व्यवहार अप्लाई करते हैं टू सेटिस्फाई द नीड, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वी गेट ट्रैप्ड, हम फंस जाते हैं इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर या पतन के, और स्पाइरल मतलब चक्र, नीचे की ओर यानी पतन के चक्र में फंस जाते हैं हम। कुल मिला के असफलता, सफलता मतलब होता है उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊपर चढ़ना, असफलता मतलब होता है पतन मतलब नीचे की तरफ आना। तो आपका व्यवहार भी सही होना चाहिए यदि आपको सफल बनना है, तो ये 8वां नियम कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 9वां नियम, ये तो आंतरिक नियम है, दिमाग लगाने वाली बात है, कुछ अलग करना नहीं है इसमें, बस सोचने वाली बात है, मोटिवेशन वाली बात है। इसमें बात की गई हमारे सेल्फ वर्थ की या सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्म महत्व या आत्म अभिमान। तो योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। आपका जो स्वाभिमान है वो आपके अंदर से आना चाहिए। जैसे कि आपने कोई अच्छा काम किया, तो वो अच्छे काम के लिए आपके अंदर से आना चाहिए कि नहीं मैंने अच्छा काम किया। जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे और आपने किसी व्यक्ति को लिफ्ट दे दी, उसकी थोड़ी सी मदद हो गई, तो आपको अंदर से फीलिंग आ रही कि नहीं यार मैंने अच्छा काम किया, राइट। तो ये जो अंदर से फीलिंग आ रही ना, लेखक कह रहे हैं ये फीलिंग अंदर से ही आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के महत्व पे ध्यान देने लगते। यदि दूसरा कहे कि नहीं भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति कोई कह रहा है। तो लेखक कह रहा है ये नहीं करना है हमें। दूसरे के कहने पे जाएंगे तो हमारे जीवन का जो तरीका है वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक हो जाएगा। कैसे? जैसे समझ लो ये आप हो, ठीक, हाँ जैसे हो ठीक हो, और ये दो लोग हैं। अब ये कह रहा है आप अच्छे हो और ये कह रहा है आप अच्छे नहीं हो, और एक और भाई साहब हैं वो कह रहे हैं आप बुरे हो, ठीक। अब आप क्या करोगे? इसके हिसाब से काम करोगे इसके कि इसके? कोई ना कोई तो आपको बुरा कहे। आप अभी ये चूंकि आपको अच्छा कह रहा है और मान लो आपने इस वाले को संतुष्ट करने की कोशिश की, तो ये कहेगा यार पहले तो अच्छे थे अब क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर आपने कुछ और उलटफेर किया तो ये वाला कहेगा हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो। ये दोनों कहेंगे क्या यार पहले इतने अच्छे थे अब ऐसा क्यों करने लगे। समझ रहे हो ना? जब तक आप दूसरों के कहने पे अपने महत्व को निर्भर रखोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, परेशान ही रहोगे हमेशा। लेकिन कोई काम आपने अच्छा किया है और आपकी आत्मा बोल रही कि नहीं मैंने अच्छा किया, मैंने उसको लिफ्ट दे दी उतनी दूर के लिए, उसको हेल्प हो गई, और आपकी आत्मा बोल रही कि आपने अच्छा किया, तो लेखक कह रहे दैट्स मोर देन इनफ, पर्याप्त है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूसरों के कहने पे नहीं जाना। ठीक है ना? समझ में आई बात? दूसरों के कहने पे जाओगे तो दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल यानी तनावपूर्ण, इनक्रेडिबली यानी अत्यधिक। तो ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण होगा, आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। तो समझ में आ गया ना? 9वां नियम कह रहा है कि हमें अपनी खुद की बात सुननी है, अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है, यदि आपको पहला चैप्टर याद हो तो। इसके बाद 10वां नियम है, वेरी सिंपल है, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा पाओगे, यही नियम है, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हो चाहो तो। ज़्यादा दोगे ज़्यादा पाओगे कैसे? लेखक कह रहे हैं व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, जब हमारे पास किसी चीज़ की अधिकता हो, मतलब वेल्थ हो, टैलेंट हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, एक्सपीरियंस हो, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे पास हों, कुछ हम जानते हों, तो हमें उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा? सपोज आपके पास कोई नॉलेज था, आप कोई ज्ञान की बात जान रहे थे एक बात, और आपने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बताया,
इससे क्या होगा, हो सकता है दूसरा व्यक्ति आप कोई अपनी कोई बात जानता हो तो वो अपना अनुभव आपसे शेयर करेगा। अब आपके पास पहले ज्ञान की बात की संख्या 1 थी, अब 2 हो गई। हालांकि इसमें दूसरे की भी संख्या 2 हो जाएगी, बट आपकी तो 2 हो ही गई ना। आप अपना देखो ना, दूसरे का क्या दिमाग लगाना है। तो ये चीज़ लेखक यहाँ पे हमसे कहना चाह रहे, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। तो लेखक के कहने का मतलब है कि यदि हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करें और खुद संचय करते जाएं, भंडारण करते जाएं, तो भंडारण करने में चीज़ें जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, भंडारण करना मतलब उसको होल्ड करके रखना, संपत्ति को होल्ड कहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के, ये लिखा है होल्ड माने संचय करना। तो इसमें लिखा है दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर, और ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा जो एक्सेस, एक्सेस माने होता है अधिकता या आधिक्य, तो वो और तेज़ी से बढ़ेगा। देन इफ़ वी होल्ड इट फॉर आवर सेल्व्स, हम अपने लिए इसको संचय करें, उसमें जितनी तेज़ी से बढ़ता है उससे ज़्यादा तेज़ी से तब बढ़ेगा जब हम अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन लेखक ये भी नहीं कह रहे कि आप पूरे में मतलब जो भी मिले भीड़ में जाके कुछ भी बोलते रहो, सब अपना पूरा ज्ञान सब उड़ेल के रख दो, कोई सुने चाहे ना सुने, ऐसा भी नहीं है। लेखक कह रहे आपको सबके साथ ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जैसे कोई आपको एक अच्छा हार्ड वर्कर व्यक्ति मिल गया, कोई लॉयल्टी दिखा रहा है, कोई लॉयल यानी वफादार व्यक्ति है, या किसी लड़के ने किसी ने क्रिएटिव टैलेंट कोई दिखाया क्रिएटिव, या फिर आपका कोई अच्छा मित्र है, या ऐसे लोग दे डिज़र्व अ पोर्सन फॉर ऑफ इट, जिनको जो डिज़र्व करते हों उस पोर्सन को, यानी जो उसके लायक हों उनको आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जो उसके लायक हों। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेस और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये 10वां नियम था, ज़्यादा दोगे ज़्यादा पाओगे। अब लेखक कह रहे दीज 10 लॉज वर्क, ये 10 नियम काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने खुद के अनुभव से भी जानता हूँ, एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, हजारों दूसरे लोगों के अनुभवों से भी जानता हूँ, हु हैव पुट देम टू द टेस्ट, जिन्होंने इन नियमों को टेस्ट के लिए रखा, जिन्होंने इन नियमों को आजमाया। तो आई होप आपको समझ में, मैं आपको समराइज़ कर दूं इसको पूरी समरी, तो वो क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पाठ यहाँ से शुरू हुआ था, तो पहला पाठ देखो काम आना चाहिए ना, रिवीजन ज़रूरी है। जो पहला नियम है वो नियम कहता है कि आप टाइम मैनेजमेंट में दिमाग नहीं लगाओ, आप तो बस ये सोचो कि हमें दिन भर में कितनी इवेंट करना है, कितनी घटनाएं या कितने काम करने हैं, उन इवेंट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये हमारा पहला नियम कह रहा था। इसके बाद जो दूसरा नियम था हमारा, दूसरा नियम ये था कि हमारी जो गवर्निंग वैल्यूज़ हैं और हमारी जो रियलिटीज़ हैं उनके बीच में जो गैप है वो गैप हमें दूर करना है, ठीक है। मतलब 5 बजे का उठना गवर्निंग वैल्यू, 5:30 बजे उठ रहे तो ये आधे घंटे का गैप। लेखक कह रहे हैं धीरे धीरे हम यदि प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो ये गैप दूर हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा है कि हमारी गवर्निंग वैल्यू जब हमारे दिनचर्या में दिखती हैं तो हमें आत्म शांति मिलती है, लेकिन नियम कहता है कि गवर्निंग वैल्यू आपकी दिनचर्या में कब दिखेंगी, जब आप उस गवर्निंग वैल्यूज़ को या चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, इंटरमीडिएट गोल्स में जब आप उनको डिवाइड करोगे। इसके बाद चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है कि आपको अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना है, आराम क्षेत्र को छोड़ना है। और वो ऐप वाली बात याद रखना आप, ठीक है, बताना मुझे मैसेज करके कितनों ने डिलीट किया। इसके बाद डेली प्लानिंग, कहने का मतलब है आप जब सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट मैप बना रहना चाहिए, नक्शा बना रहना चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि भाई यदि कुछ अप डाउन भी हुआ दिनचर्या में तो बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, सब कुछ हैंडल हो जाए, ठीक है। और बहुत सारा गैप हमें रखना भी चाहिए, बट पता रहना चाहिए कि हमें क्या करना है दिन भर में। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे अचानक से सनक आई, अरे मैंने तो नहाया ही नहीं है अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो छठवां नियम है, छठवां नियम कहता है कि हमारे अंदर जो इनकरेक्ट बिलीफ है ना, नेगेटिव बिलीफ है, उस इनकरेक्ट बिलीफ को हमें हटाना है, तब जाके हमारा जो व्यवहार है वो पॉजिटिव हो पाएगा। इसके बाद कौन सा विश्वास हमारा करेक्ट है और कौन सा विश्वास इनकरेक्ट है, ये कैसे पहचानें, तो यहाँ पे नियम कहता है यू सेटिस्फाई नीड्स, आप आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, व्हेन यू
योर बिलीव्स आर इन लाइन विद द रियलिटी। जब रियलिटी की लाइन में आपके काम हों तो समझ लेना कि आपका विश्वास सही है। अब सफलता के लिए ज़रूरी है आपका पॉजिटिव बिहेवियर, लेकिन कई बार हमारा बिहेवियर नेगेटिव होता है। तो नियम कहता है कि आपके अंदर नेगेटिव विश्वास होगा पक्का, तभी आपका व्यवहार नेगेटिव है। तो आप क्या करो, व्यवहार में दिमाग मत लगाओ, आपके अंदर जो गलत विश्वास बैठा है उस गलत विश्वास को रिमूव कर दो, तो आपका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। 9वां नियम क्या है? 9वां नियम है कि आपका आत्माभिमान आपके अंदर से निकलना चाहिए, दूसरे के अंदर से नहीं। समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद 10वां है ज़्यादा दोगे ज़्यादा पाओगे। तो बस आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं चाहता तो क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा आपको हिंदी में समझा सकता था, बट अभी लेंदी हो गया वीडियो, इसी में से रहेगा। आप लोग पढ़ लेना क्वेश्चन को, मैं अगले क्लास में उनके सब के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल कितने क्वेश्चन हैं मैं देख लूँ जरा एक बार पुस्तक में पलटा के। इसमें वैसे बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे मिला के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ 1-2 आपको लॉन्ग आंसर टाइप में मिल जाएंगे। तो अभी मैं इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।